नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 30 का तड़का। मैं सी एस चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। और 30 का तड़का में आज हमारा टॉपिक रहेगा अनुवाद, जिसमें हम चर्चा करेंगे द्वितीय विभक्ति की। यानी द्वितीय विभक्ति से संबंधित जो अधिकतम वाक्य हो सकते हैं उनका अनुवाद आपको अगले 30 प्रश्नों में आज सिखाया जाएगा। टेस्ट आप दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी पीडीएफ आपको वहां मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं बिना समय खराब किए आज का 30 का तड़का। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है, संस्कृत सानिध्यम पुस्तक पढ़िए, यहाँ विस्तार से विषय वस्तु पढ़िए, अभ्यास के लिए वस्तुनिष्ठ भी हैं और साथ के साथ मैं तो अभ्यास करा ही रहा हूं। तो चलिए समय खराब नहीं करूंगा, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हरि वैकुंठ में रहते हैं वाक्य का अनुवाद करो। अगले 30 के 30 प्रश्न ऐसे ही हैं जिनमें आपको संस्कृत अनुवाद करना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर लिखिए और क्या करना है, अवसद। ध्यान रहे, मेरे आंसर देने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, हरि वैकुंठम अधिवस्ति, हरि वैकुंठाय अधिवस्ति, हरि वैकुंठे अधिवस्ति, हरि वैकुंठस्य अधिवसति। कौन सा वाक्य सही है? अवसद। अगर आपको सूत्र याद है तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। उपान वध्यांग वसह, उपान वध्यांग वसह, रहते हो के लिए जो सभी क्रियाएं दी हुई हैं वो अधिवसती है, यानी अधि उपसर्ग के साथ में वस धातु का प्रयोग हुआ है। और अधि उपसर्ग के साथ जब वस धातु का प्रयोग होता है तो मित्रों आधार जो होता है उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। शायद आपको दिखेगा नहीं, ध्यान रखना, तो यहां दे देता हूं मैं आपको, ध्यान रखना। इसकी होगी मित्रों कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति कौन सी रहेगी? द्वितीय रहेगी। और द्वितीय रहेगी तो वाक्य क्या बनेगा? हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति। हरि प्रथमा में, अधिवसति क्रिया हो गया। अधिवसति का मतलब था अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु, और उप, अनु, अधि और आंग, 4 उपसर्ग दिए हुए इस सूत्र में। कौन कौन से? उप, अनु, अधि और आंग। इन 4 उपसर्ग के बाद में अगर वस धातु आ जाती है तो इसका जो आधार होगा उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होगी तो वहां विभक्ति कौन सी हो जाती है? द्वितीय हो जाती है। तो वाक्य बनेगा हरि वैकुंठम अधिवसति। हरि वैकुंठे अधिवसति, इस वाक्य में थोड़ा सा संशोधन अगर कर दिया जाए तो अधिवसति नहीं हो और यहां पर केवल वसति क्रिया होती। हरि वैकुंठे वसति, तो ये वाक्य भी सही था। यहां आधार में सप्तमी है जो सामान्यतः होती है, लेकिन उप उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अनु उपसर्ग या आंग उपसर्ग अगर वस धातु से पहले आता है तो विभक्ति द्वितीय होती है, सप्तमी नहीं होती है। तो इस दृष्टि से क्योंकि सभी अधि उपसर्ग वाली क्रियाएं थी, विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय होगी। वसति होती तो फिर यह वाक्य भी सही हो जाता। ठीक है, अधिवसति के साथ सप्तमी का प्रयोग संभव नहीं है। चलिए अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। बालक पलंग पर सोता है, बालक पलंग पर सोता है। जल्दी से बताइए, बालक है पर्यंके शेते, बालक है पर्यंकम शेते, बालक है पर्यंकम अधिशेते, अ और स दोनों। तो बताएं जल्दी से। अब अवसद लिखें, 2 नंबर क्वेश्चन डालें और अपना कमेंट करें। अगर आपको सूत्र याद है तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। करो। अधिसिंग स्थासाम कर्म। यहां पर यह सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग के साथ में अगर सिंग धातु आ जाती है, जिसका अर्थ होता है क्या? सोना, तो जो आधार होगा, क्या होगा? आधार होगा, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा होगी तो वहां विभक्ति जो होगी वो होगी द्वितीय। यानी अधिसिंग का रूप बनेगा अधिशेते, और अधिशेते के साथ में जहां सोया जा रहा है
उसमें विभक्ति द्वितीया होगी। बालकः पर्यंकम अधिशेते, बालक पलंग पर सोता है, ये वाक्य निश्चित रूप से सही है, क्योंकि अधिशेते क्रिया के साथ में जहां सोया जा रहा है वहां कौन सी होती है, द्वितीया होती है। ये सही है, लेकिन हमारा ये ऑप्शन कह रहा है कि अ और स दोनों, यानी स के साथ अ भी सही है क्या, तो ये सही हो जाएगा, और नहीं है तो फिर यही सही है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अब आप देखिए सेते के साथ में द्वितीया तो नहीं आएगी ना, क्योंकि सेते के साथ में अधि जोड़ा होता तब द्वितीया आती। अब यहां सेते के साथ सप्तमी, पर्यंके में कौन सी विभक्ति है भैया, पर्यंके में विभक्ति है सप्तमी। तो मित्रों यहां आधार यानी जो सिंग धातु है, शेते क्रिया है उसकी धातु है सिंग, इसके पहले कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग है क्या, इसके पहले कोई उपसर्ग नहीं है। हमने कहा था आदि उपसर्ग अगर आ जाता है इसके पहले तो आदि है क्या, नहीं है। आदि होता प्लस सिंग होता तब तो अधिशेते बन के द्वितीय होती, लेकिन उपसर्ग तो यहां है नहीं, आदि तो है नहीं, केवल सेते है। और सेते अगर आ रहा है बिना उपसर्ग के, याद रखना बिना उपसर्ग के आ रहा है, तो यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि हम जानते हैं आधारो अधिकरणम, यानी क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो यहां अधिकरण संज्ञा होने के कारण यह वाक्य भी आपका सही है, यह वाक्य भी सही है। सही है तो ऑप्शन अ भी सही है, ऑप्शन स भी सही है, दोनों ही विकल्प सही होंगे और वाक्य बनेगा बालक पर्यंके शेते। बिल्कुल, बालक पर्यंके अधिशेते होता तो नहीं होगा, क्यों अधिशेते के साथ में तो पर्यंकम होगा। तो विकल्प अ भी सही है और विकल्प स भी सही है। जिन्होंने द आंसर दिया है दे आर परफेक्ट, जिन्होंने केवल इतना पढ़ा इसका मतलब उन्होंने चारों ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं है, वो केवल अधिशेते देख के द्वितीय देख के आंसर दे गए। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए तीसरा, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, बहुत शानदार वाक्य है। आप इसकी संस्कृत बनाइए और आंसर दीजिए। सैनिका देशस्य रक्षन्ति, सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिका न है बेटा, ये सैनिका देशाय रक्षन्ति, सैनिका देशात रक्षन्ति, किसकी रक्षा करते हैं, जल्दी से बनाइए। देखिए अवशब्द आंसर दीजिए तीसरे ऑप्शन में। करते हैं इसका मतलब सैनिक बहुवचन है, क्या बनेगा सैनिका। रक्षा करते हैं सभी क्रिया, क्योंकि सैनिक प्रथम पुरुष का बहुवचन करता हो गया तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन होगी, ठीक है। अब यहां पर देश की रक्षा करते हैं तो फिर बताइए कौन सी होगी, देशात होगी, क्योंकि भीतरार्थ नाम भयतु भी और त्रार्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी होती है, या फिर षष्ठी होगी काके की के कारण, या द्वितीय होगी ऑप्शन, क्योंकि रक्षन्ति और ये तो सब में सही है, यही तो प्रॉब्लम है। तो आपको जल्दी से बता देना है मुझे कि कौन सा वाक्य सही है। तो मित्रों जिसकी रक्षा की जा रही है, ध्यान रखना दो चीजें होंगी, एक तो होगा जिससे रक्षा की जाएगी और एक होगा जिसकी रक्षा की जाएगी। बिल्कुल विस्तार से, ठीक ऐसे समझो, आपको टेस्ट नहीं करा रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं। जिससे रक्षा की जाएगी उसमें तो होगी पंचमी, और जिसकी रक्षा की जा रही है उसमें विभक्ति होगी कौन सी, द्वितीय। कौन सी होगी, द्वितीय होगी। तो यहां बनेगा सैनिका देशम रक्षन्ति, ऑप्शन ब, सैनिका देशम रक्षन्ति। अब यहां आपको एक शंका हो सकती है कि देशस्य रक्षन्ति क्यों नहीं बना, काके की आ रहा है। देशस्य शब्द का प्रयोग हो सकता था, लेकिन फिर यह वाक्य कुछ ऐसे बनता, सैनिका देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति। यहां आपको रक्ष धातु का प्रयोग नहीं करना है, रक्षा शब्द को संज्ञा बनाना है और क्री धातु का प्रयोग करना है, तब आप कर सकते हो सैनिका देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति। लेकिन जो सही वाक्य बनता है वो क्या बनता है, सैनिका देशम रक्षन्ति, क्योंकि जब रक्षा करने के लिए हमारे पास रक्ष धातु है तो फिर हम यहां रक्षाम शब्द को अलग करने की गलती नहीं करेंगे। स्पष्ट है। हर वाक्य का अनुवाद करके बताऊंगा आपको, ऑप्शंस आपको चुनने, मुझे नहीं।
नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, बताइए। नदीम परितय वृक्षा सन्ति, नद्याः परितय वृक्षा सन्ति, नद्याः अभितय वृक्षा सन्ति, नदीम अभितय वृक्षाः सन्ति। बहुत प्यारा वाक्य है, सरल वाक्य। इससे सरलतम रूप आपको कहां मिलेगा संस्कृत का यारो? जल्दी से बता दो आंसर क्या है। जिसको ये पता है कि दोनों ओर को क्या कहते हैं वो निश्चित रूप से बता देगा। आपको सूत्र याद है ना? अभितः परितः समयः निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। याद होना चाहिए। अभितय परतय समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, तो इनके साथ में द्वितीया होती है। तो दोनों ओर को कहते हैं मित्रों अभितय। दोनों ओर के लिए आपके पास कौन सा शब्द है? अभितः। अब किसके दोनों ओर? नदी के दोनों ओर। हम कह चुके हैं कि अभितय परितय समया निक्सा हा और प्रति, इन सभी के योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? द्वितीया होती है। तो इसका मतलब जिसके दोनों ओर हैं उसमें विभक्ति द्वितीया रहेगी। तो वाक्य बनेगा नदीम अभितय क्या है? वृक्ष। बहुत सारे हैं, बहुवचन हो जाएगा और क्रिया बन जाएगी संति। ऑप्शन आप देख लीजिए, नदीम अभितः वृक्षाः संति। दवा ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही वाक्य परीक्षा में आते हैं। और शुरुआत में कई बार कक्षा में होते हैं कि सर बंदर लटक लटक के पेड़ से, सॉरी और बढ़ाता हूं थोड़ा सा, बंदर पेड़ पर लटक लटक कर जामुन खा रहा था। अनुवाद क्या होगा? भैया बंदर पेड़ पे लटके ना लटके, आप अगर ऐसे वाक्यों का अभ्यास करने लगे शुरुआती दौर में, आप लटक जाओगे। पहले वो पढ़ो जो शुरुआत है, जो आधार है, जो बेस है, जहां से हम अनुवाद को सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपको प्रत्येक विभक्ति के अभ्यास कराने वाला हूं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सभी का। उसके बाद में स्तर बढ़ाऊंगा, हर तरीके के वाक्य लाऊंगा। लेकिन भैया वो पहले यहां से तो निकल लो, इनको तो सीख लेते हैं। अब जिनको ये आता है उन्हें तो लगता है बोरिंग, लेकिन सबको नहीं आता, इसलिए सीख के जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। मुनि चटाई पर बैठता है। मुनि चटाई पर बैठता है, जल्दी से बनाओ। मुनि कटे आस्ते, मुनि कटम अध्यास्ते, मुनि कटे अध्यास्ते और अ और ब दोनों। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा? तो बताइए जल्दी से। अ ब स द, क्वेश्चन नंबर 5 डालिए और ऑप्शन लिखिए अ ब स द। तो आप जल्दी से मुझे बता पाएंगे कि आंसर आपका क्या है। चटाई पर कौन बैठ रहा है? मुनि बैठ रहा है। सूत्र याद है क्या? भैया सूत्र याद होगा वो तो अभी कर देगा। अधिसिंग स्थासाम कर्म, यानी आदि उपसर्ग हो और आदि उपसर्ग के बाद में सिंग धातु यानी सोना, स्था धातु ठहरना और आस धातु, इनमें से कोई भी आ जाता है तो क्रिया के आधार की संज्ञा होगी कर्म संज्ञा। और जब कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीया होगी। ये तो कहता है ये सूत्र। तो इस सूत्र के अनुसार वाक्य क्या बनेगा? इस सूत्र के अनुसार बनेगा, बैठने की क्रिया कौन कर रहा है? मुनि। अब कहां बैठ रहा है? चटाई पर। चटाई यानी कट, और आदि के साथ में जलाओगे तो कट शब्द में द्वितीया होगी, बन जाएगा कटम। अधि के साथ में आस्ते शब्द जोड़ेंगे तो अधि प्लस आस्ते यण संधि होकर के बनेगा अध्यास्ते। देखो यहां अध्यास्ते जो था वो कैसे बना? ये बना मित्रों अधि उपसर्ग और आस धातु का एक वचन बना, प्रथम पुरुष का आस्ते, यण संधि हो गई, अधि प्लस आस्ते क्या रूप बन गया? अध्यास्ते। और हम पढ़ चुके हैं अधि उपसर्ग आ जाता है और बाद में आस धातु का रूप आता है, तो जहां क्रिया हो रही है वो आधार कर्म होगा, अधिकरण नहीं होगा। इस तरीके से ये विभक्ति होगी द्वितीय। ठीक है, इसका मतलब मुनि कटम अध्यास्ते वाक्य तो हमारा सही है। लेकिन यहां कहा ए और बे दोनों, तो ब तो सही है, अ को चेक कर लेते हैं। अ में जो क्रिया है आस्ते, अधि का प्रयोग है क्या? नहीं है। तो फिर ये जो कटे यानी कि आधार है, इस आधार की कौन सी संज्ञा होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? अधिकरण होगी। और अधिकरण होगी तो विभक्ति कौन सी बनेगी? सप्तमी बनेगी। अर्थ दोनों में वही है, बैठना ही। लेकिन अधि उपसर्ग आया
तो कर्म संज्ञा हो गई आधार की। तो कट जो हमारा आधार था उसकी कौन सी संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा। लेकिन जब यहां अधि नहीं आया, केवल आस्ते आया, तो कर्म संज्ञा नहीं होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। अधिकरण संज्ञा होगी तो सप्तमी विभक्ति होगी। इसका मतलब मुनि कटे आस्ते वाक्य भी बिल्कुल सही है। उपसर्ग का प्रयोग है, अधि उपसर्ग का, अधि सिंह सासाम कर्म। तो अगर आप यूं समझिए इसको सरल सरल रूप में कि अगर आपके पास आते हैं शेते, तिष्ठति और आस्ते, तो इनके साथ में तो आधार में कौन सी होगी? सप्तमी। इनके साथ तो कौन सी होगी? सप्तमी। और अगर आते हैं अधिशेते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते, तो इनके साथ कौन सी होगी? द्वितीया। अब साहब हमें ये तो बता दो कि द्वितीया और षष्ठी तो सही है, सप्तमी भी सही है, जो भी है, होंगी किसमें? तो ये दोनों ही होंगी मित्रों आधार में। किसमें होंगी? आधार में। दोनों ही रूप बनते हैं। अगर आदि उपसर्ग के साथ आएगा तो द्वितीया होगी, और बिना उपसर्ग के आएगा तो विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है, क्योंकि ऐसी गलती आप कर सकते हो। हम द्वितीय वाला सूत्र तो याद रख लेते हैं, लेकिन बाकी चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। गांव के चारों ओर खेत हैं, अनुवाद करो, बताओ। अब सौदा आंसर दो भैया, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, तो आंसर देने पड़ेंगे आपको, जब तो मानूंगा। ग्रामस्य परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामे परितः क्षेत्राणि सन्ति, और ए और से दोनों। बताइए जल्दी से कौन सा वाक्य जो है वो सही है। और ये आ जाता है जब, तो फिर कम से कम आप दो वाक्यों पे सोचते तो हो, नहीं तो अपना आंसर देके भाग जाते हो। अब आपको कम से कम सोचना तो पड़ेगा कि यार स वाला सही है, तो अब पे भी जाना है। बताइए, गांव के चारों ओर खेत हैं, अभी अभी सूत्र लिखा था ना मैंने, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि द्वितीया। चारों ओर को कहते हैं मित्रों क्या? परितः। परितय यानी चारों ओर, और परितय के सब योग में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया होती है। कौन सी होती है? द्वितीया। तो बताओ, चारों ओर को तो आपने क्या कहा? चारों ओर को तो गुरुजी हमने क्या कह दिया? परितय कह दिया। किसके परितय? गांव के परितय। तो जिसके चारों ओर हैं उसमें विभक्ति कौन सी करो? द्वितीया करो। तो ग्राम शब्द को द्वितीया बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ग्रामम परितय। क्या है? खेत। क्षेत्र शब्द होता है क्षेत्रम, क्षेत्रे क्षेत्राणी, संति लगाओ तो ठीक और ना लगाओ तो ठीक। ग्रामम परितय क्षेत्राणी संति, देख लो कहां आ रहा है, ग्रामम परितय क्षेत्राणी संति। यह अ और स दोनों तो नहीं है। अगर प्रश्न ये होता ना कि इसमें से कौन सा उचित अनुवाद नहीं है, तब तो आंसर अ और स हो जाता, जबकि हमारा आंसर तो यहां बा है, ग्रामम परितय, क्योंकि षष्ठी नहीं हो सकती और सप्तमी भी नहीं हो सकती। परितय के योग में इन दोनों का प्रयोग संभव नहीं है। चलिए सातवां, पुत्र माता की सेवा करता है। बताओ, पुत्र माता की सेवा करता है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद करो। पुत्र माताम सेवते, पुत्र मातुः सेवते, पुत्र मातरम सेवते, या पुत्र मातारम सेवते। बता दो भैया कौन सा वाक्य सही है? 7वें नंबर डालो और नीचे लिखो अ ब श द, कौन सा रूप सही है? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, जो करेगा वो जीतेगा, निश्चित है। सेवा कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है। सेव धातु, पुत्र एक वचन है, संज्ञा है, तो सेव धातु का जो रूप बनता है वो क्या बनता है भैया? सेवते। पुत्रः सेवते। अरे सर ये तो सब में मामला तो यहां हो रहा है सारा। ठीक है, किसकी सेवा कर रहा है? माता की। तो मित्रों यहां की पर नहीं जाना है, जिसकी सेवा की जा रही है उसमें द्वितीया होगी, और द्वितीया होगी तो रूप बनेगा पुत्रः मातरम सेवते।
ठीक है, सेव धातु का आपने प्रयोग कर दिया तो निश्चित रूप से यहां विभक्ति कौन सी होगी, यहां विभक्ति द्वितीया होगी। कौन सी होगी, द्वितीया होगी। और ये बनेगा पुत्रः मातरम सेवते। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। हम क्या करेंगे, हम यहां की के अनुसार चलेंगे और की के अनुसार मातु करने की गलती कर सकते हैं, जो कि नहीं बनेगा। मातरम सेवते द्वितीय, जैसे अभी आया था ना देशम रक्षन्ति, आया था ना, देशस्य रक्षन्ति थोड़ी आया था। यहां पर जो विकल्प आया था वो क्या था, विकल्प आया था देशम रक्षन्ति बनता है, ऐसे आएगा गुरुम सेवते या सेवंते, कुछ भी बना लो सेवा करने वाले पे, लेकिन द्वितीय आएगा भैया। सेव धातु ही, रक्ष धातु हुई, इनके साथ में जिसकी रक्षा की जा रही है या जिसकी सेवा की जा रही है उसमें विभक्ति जो होगी वो द्वितीय होगी। कौन सी होगी, द्वितीय होगी। चलिए, बहुत शानदार वाक्य हैं, इसी तरीके के वाक्यों का अभ्यास करते रहो भैया। अगला प्रश्न 8वां, ग्वाले वृक्ष के पास खेलते हैं, ग्वाले वृक्ष के पास खेलते हैं, संस्कृत अनुवाद करना है। गोपाः वृक्षस्य समया क्रीडन्ति, गोपाः वृक्षम समया क्रीडन्ति, गोपाः वृक्षस्य समीपम क्रीडन्ति। ब और स दोनों, ब और स दोनों, कौन सा वाक्य सही होगा बताइए। सर पता ही नहीं कौन सा सही होने वाला है, पर जो भी होगा सोच समझ के करना। आंसर दो, लिखो 8 अ ब स द, कौन सा होगा। चलिए, खेल कौन रहे, ग्वाले, क्या कहोगे, गोपा। पास याद है ना, अवितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, इन सभी शब्दों के योग में कौन सी होती है, द्वितीया। हमारे पास दो शब्द होते हैं यहां पर, एक तो होता है समया और दूसरा होता है निक्सा। इन दोनों का मतलब होता है पास, और इन दोनों ही शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति होती है, इन दोनों ही शब्दों के साथ में विभक्ति होती है द्वितीया। तो इन शब्दों में नहीं होगी, ध्यान रखना, इन शब्दों में नहीं होगी। इन शब्दों के लिए तो ये अव्यय शब्द हैं, यथा जैसे वैसे आएंगे। किसके पास, वृक्ष के पास, तो हो जाएगी वृक्षम, वृक्ष शब्द में द्वितीया होगी, जिसके पास की बात हो रही है। गोपा वृक्षम समया खेलते हैं, क्रीडंती, क्योंकि गोपा बहुवचन है। तो देखिए वाक्य कहां है, गोपा वृक्षम समया क्रीडंती, ब ऑप्शन सही है। लेकिन यहां ब के साथ में स का एक विकल्प और दे दिया, क्या स भी सही है। तो मित्रों यहां कहा गोपा वृक्षस्य समीपम क्रीडंती, तो यहां गोपा शब्द तो यथावत रहेगा, क्रीडंती भी यथावत रहेगा। अब इस बार क्या किया है कि समीप के लिए, पास के लिए समया और निक्सा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किसका प्रयोग कर दिया, समीप शब्द का प्रयोग कर दिया। द्वितीया केवल समया निक्सा के साथ है, समीप शब्द के साथ में द्वितीया नहीं होती है। समीप शब्द के साथ में जो होगी वो षष्ठी ही रहेगी। तो ये समीपम हो गया, उस स्थिति में यहां फिर षष्ठी ही रहेगी और बन जाएगा वृक्षस्य समीपम। यानी समीप शब्द है तब तो मित्रों षष्ठी सही है, और अगर समया शब्द है तो द्वितीया सही है। आपको ध्यान रखना है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन दोनों शब्दों पर निर्भर है। समया के साथ में कौन सी आएगी, समया के साथ में विभक्ति आ गई द्वितीया, लेकिन समीप के साथ में कौन सी आएगी, समीप के साथ में विभक्ति होगी कौन सी, सप्तमी। कौन सी होगी, षष्ठी। समीप के साथ में कौन सी विभक्ति होने वाली है, षष्ठी। तो ऐसी चीजें हम क्या करते हैं, हमने समयानिक्सा वाला सूत्र पढ़ लिया था, तो हम जैसे ही ऑप्शन देखेंगे हम समयानिक्सा को करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम इस ऑप्शन पे विचार ही नहीं करेंगे कि समीप के साथ भी इस वाक्य को बनाया जा सकता था, आपको बनाना भी है। इसीलिए दोनों तरीके के वाक्य आपके लिए लेके आया हूं। आधार वाले वाक्यों में भी आपने देखा था, दोनों का प्रयोग करा दिया मैंने, शेते का कराया, अधिशेते का कराया, तिष्ठति का कराया, अधितिष्ठति का कराया। तो वहां उपसर्ग के साथ में द्वितीय और बिना उपसर्ग के सप्तमी। तो यहां भी समयानिक्सा वही शब्द है, तभी तो होगी ना। पशु वन की ओर जा रहे हैं,
पशु वन की ओर जा रहे हैं, बताइए वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। पशु कहाँ जा रहे हैं, पशु वन की ओर जा रहे हैं, तो चलते हैं वन की ओर। जा कौन रहे हैं, पशु। एक है कि बहुत सारे हैं, अनुवाद कर लो भैया। सूत्र तो यहां भी वही है, क्योंकि और के लिए हमारे पास कौन सा शब्द होता है, और के लिए हमारे पास शब्द होता है प्रति। और आप जानते हैं कि प्रति शब्द के साथ में विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय होती है। अभितय परितय समयानिक्सा हा प्रतियोगी अपति, किसकी ओर, वन की ओर, वनम प्रति। अब जा कौन रहे हैं, पशु। पशु शब्द उकारांत पुल्लिंग है, इसके रूप गुरु की तरह चलेंगे और बहुवचन गुरु का क्या बनता है, गुरवह बनता है। गुरु गुरु गुरवह, तो पशु का बहुवचन क्या बन जाएगा, पशवः। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी और बहुवचन का रूप क्या बन जाएगा, पशवः वनम प्रति गच्छन्ति। प्रति के साथ में निश्चित रूप से द्वितीय होगी, षष्ठी का प्रयोग संभव नहीं है। और इसमें तो कर्ता ही एक वचन था, इसलिए यह संभव नहीं, क्योंकि जा रहे हैं क्रिया। इसको ध्यान रखना, हिंदी के वाक्य में हैं और है बता देते हैं, ठीक है, कि एक वचन है या बहुवचन है। तो इन वाक्यों को अंत तक जरूर में पढ़ लेना है, ठीक है। तो प्रति के साथ विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय होती है। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद करिए। बहुत शानदार वाक्य है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा जबरदस्त वाला वाक्य है। और संस्कृत सानिध्यम पुस्तक आप पढ़ोगे तो वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु शिष्य को नमस्कार करता है, वाक्य का अनुवाद क्या बनेगा। हम अक्सर पढ़ते हैं ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, इनके साथ में चतुर्थी होती है, यानी नमः के योग में चतुर्थी होती है। पर क्या यहां चतुर्थी होगी या नहीं होगी, आप बताइए। मैं तो बता ही रहा हूं, आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 डालिए और ऑप्शंस डालिए अ ब श द, और क्या करोगे, अपने आंसर दे दो यार। और अपना आंसर देखो तो जल्दी बताओ क्या बनेगा, शिष्य, शिष्य। अब नमस्कार करता है, इसके लिए हमारे पास है नमः अब्बह अव्यय प्लस क्री धातु, और क्री धातु का रूप क्या बनता है, करोति। यानी हमारे पास हो गया नमः प्लस करोति, और नमः प्लस करोति के लिए क्या बन जाएगा, नमस्करोति। क्या बन जाएगा भैया, नमस्करोति बन जाएगा, ठीक। अब नमस्करोति के साथ में, क्योंकि नमः का प्रयोग तो हो गया, तो चतुर्थी होगी क्या, चतुर्थी होगी तो शिष्य गुरुवे नमस्करोति हो जाएगा, और नहीं होगी तो फिर द्वितीय होगी। तो मित्रों ध्यान रखना, यहां पर भी गुरुवे के दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मुझे बता तो दो जल्दी से, अवशब्द देकर के कमेंट करो यार, कौन सा आंसर सही है मित्रों। शिष्य गुरुम नमस्करोति होगा, शिष्य गुरुम नमस्करोति होगा, गुरुवे नमस्करोति नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। जब क्रिया को आधार मान करके हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो तो कहलाती है कारक विभक्ति, और जब हम किसी शब्द विशेष के कारण विभक्ति करते हैं वो कहलाती है उपपद विभक्ति। जैसे दो वाक्यों से समझिए, एक तो आया गुरुम नमस्करोति, और एक आया गुरुवे नमः। तो मित्रों यहां पर ये जो वाक्य है ये तो है कारक विभक्ति का, और ये जो वाक्य है ये है उपपद विभक्ति का। किसका, उपपद विभक्ति का। अब आप देखिए उपपद क्यों, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी होती है, नमः के योग में चतुर्थी होती है। तो जब यहां नमः के योग में चतुर्थी है तो फिर यहां चतुर्थी क्यों नहीं हुई। तो मित्रों कहा जाता है
उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। यानी कि अगर दोनों विभक्तियों का प्रयोग आ गया, जैसा कि यहां आ रहा है, क्या आ रहा है, नमे के साथ चतुर्थी भी हो सकती थी, तो उपपद के अनुसार तो चतुर्थी होनी चाहिए थी और कारक के अनुसार होनी चाहिए थी द्वितीया। तो मित्रों, जब दोनों का प्रयोग आ जाए तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो होती है वो प्रधान होती है। यानी दोनों में से अगर हमें एक विभक्ति का चुनाव करना है तो फिर हम किसका चुनाव करेंगे, कारक विभक्ति का चुनाव करेंगे, उपपद विभक्ति का चुनाव नहीं करेंगे। और इसीलिए यहां पर जो विभक्ति होगी, यहां पर जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, द्वितीया होगी। कौन सी होगी, द्वितीया। और ये वाक्य भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, नमय शब्द होना चाहिए, तब तो चतुर्थी हो जाएगी। और नमस्करोति आएगा तो फिर निश्चित रूप से विभक्ति जो होगी वो द्वितीया होगी, चतुर्थी नहीं होगी। चतुर्थी कब होगी, जब केवल नमय पद आएगा तो आप चतुर्थी का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है। दोनों विभक्तियां आएंगी तो फिर आपको कारक विभक्ति के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, शिष्य गुरुम नमस्करोति। ऑप्शन अ इज राइट, ऑप्शन अ सही है, क्योंकि नमस्करोति क्रिया है तो या कारक विभक्ति बलवती होगी। इस कारण इस शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति होगी। जी, ऐसा ही अभ्यास करना है तो वस्तुनिष्ठ पुस्तक संस्कृत सानिध्यम पर आप कर सकते हैं। हर तरीके के अनुवाद के इतने शानदार उदाहरण इसमें मिल दिए हुए मित्रों कि आपको मजा आ जाएगा अनुवाद करते समय। बस आप ईमानदारी से पहले पढ़ो, डेस्क्रिप्टिव पुस्तक आपके पास है, यहां से पढ़ो और उससे अभ्यास करो। आपको खुद को लगेगा कि हाँ मेरी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, राम कुर्सी पर बैठता है, जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य सही है। राम है आसंदिकाम अधितिष्ठति, राम है आसंदिकाम आसंदिकायाम अधितिष्ठति, आसंदिकाम अधितिष्ठति, आसंदिकायाम तिष्ठति, या फिर लास्ट ऑप्शन ब और स दोनों। ये सब लास्ट वाला ऑप्शन मत दिया करो, आप हमें कंफ्यूज कर देते हो। अरे भैया, लास्ट वाला ऑप्शन मैं इसलिए दे रहा हूं कि दो तरीके के वाक्यों का अभ्यास हो जाए। अगर बनते हों तो, नहीं बनता है तो मैं कह ही देता हूं कि भाई नहीं बन रहा। लेकिन अगर बनते हों तो आप तो पहले वाला बना के भाग जाओगे, नीचे वाला ऑप्शन पढ़ोगे नहीं। नीचे वाला कब पढ़ोगे पता है, जब एग्जाम हॉल में से निकल के सीढ़ियों से उतरते हैं ना, जब कोई कोनी देके कहता है अरे भाई देख नीचे वाला भी तो था, फिर सोचते हैं अरे यार काश चारों ऑप्शन पढ़ लिए होते। पढ़ो, क्योंकि भविष्य आपका है। ठीक है, चलिए, राम कुर्सी पर बैठता है, बैठने की क्रिया कौन कर रहा है भैया, राम कर रहा है भैया। बैठने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। कुर्सी पर बाद में आएंगे, यहां आ जाते हैं क्रिया अधितिष्ठति। अगर सूत्र याद है तो आपको निश्चित रूप से इस वाक्य को बना पाएंगे। अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म, यानी कि वही पहले भी आ चुका है। अधि उपसर्ग पहले दे रखा हो और उसके पास या तो सिंह धातु आ जाए या फिर स्था धातु आ जाए या फिर आस धातु आ जाए, तो इनका जो आधार होगा, क्या होगा भैया, इनका जो आधार होगा उस आधार में विभक्ति कौन सी, यानी उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। और आप जानते हैं जहां कर्म संज्ञा होती है वहां विभक्ति द्वितीय होती है। जहां कर्म संज्ञा होगी वहां विभक्ति द्वितीय रहेगी। तो अब आप जल्दी से बताइए कि यहां पर अधि, अब आपके पास धातु क्या आ गई, तिष्ठति। तिष्ठति रूप किसका बनता है, अधि प्लस स्था का बनता है। अधि उपसर्ग के साथ में स्था धातु जोड़िए, स्था धातु के रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, यानी कि अधितिष्ठति रूप बनेगा। क्या रूप बन जाएगा, अधि तिष्ठति रूप बन जाएगा। और अधितिष्ठति रूप जब बनेगा तो यहां जो कर्म होगा उस कर्म में विभक्ति रहेगी कौन सी, कर्म में द्वितीय रहेगी। और द्वितीय रहेगी तो मित्रों यहां रूप बनेगा आसंदिकाम। क्या रूप बनेगा, आसंदिकाम रूप बनेगा। देखिए कहां है,
रामः आसंदिकाम अधितिष्ठति। ब ऑप्शन सही है, ब ऑप्शन सही है। लेकिन हमारे पास नीचे विकल्प है ब और स दोनों, तो ब के साथ में ऐसा तो नहीं है कहीं स भी सही हो, ब के साथ में स सही हो, इसको भी चेक कर लेना है भैया स को। तो देखो अंतर क्या है, यहां तो था अधितिष्ठति और यहां है तिष्ठति। अधितिष्ठति में भी स्था धातु थी और तिष्ठति में भी स्था धातु है। अंतर क्या, अधि के साथ स्था आए तो आधार की कर्म संज्ञा और केवल स्था धातु आए तो मित्रों आधार की कौन सी संज्ञा करो, आधार की भैया अधिकरण संज्ञा कर लेना। कौन सी संज्ञा, अधिकरण संज्ञा कर लेना। और आप जानते हैं जब अधिकरण संज्ञा करते हैं तो विभक्ति सप्तमी होती है, विभक्ति सप्तमी होती है। तो रामः आसंदिकायाम तिष्ठति, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो गया ब और स दोनों, ब और स दोनों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम विकल्प तक पहुंचो। अगर अंतिम विकल्प तक नहीं पहुंचोगे ना तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी यार, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि आप क्या करेंगे, अधितिष्ठति में द्वितीय करके चले जाएंगे लेकिन द ऑप्शन पर आप पहुंचे ही नहीं। आपको ध्यान रखना है कि तिष्ठति आया तो फिर जो आधार है ना उसको अधिकरण मानेंगे और अधिकरण मानेंगे तो उसमें विभक्ति सप्तमी ही होगी। कौन सी होगी, सप्तमी होगी। आइए 12वां प्रश्न, भक्त हरि को भजता है, भक्त हरि को भजता है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद करिए। तो जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही है। भक्तः हरये भजते, भक्तः हरिणा भजते, भक्तः हरिम भजते, भक्तः हरे भजते। जिसने कारक प्रकरण को पढ़ा है और शुरुआती सूत्र जिसको याद है वो इस वाक्य को गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो पढ़ाते हैं ना जब, तब भी हम लगभग यही उदाहरण देते हैं, तब भी यही उदाहरण देते हैं। तो बताओ भजने वाला कौन, भक्त। क्या करता है, भजता है। तो भक्ता भजते तो सही है। अब आपको अगर एक सूत्र याद है, आंसर दे दो पहले, सूत्र बाद में बताऊंगा। बताओ 12वें में अ है, ब है, स या द है, कौन सा सही है। तो मित्रों अगर आपको सूत्र याद है, कर्तुः रीप्सिततम कर्म, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, यानी कर्ता का जो ईप्सिततम कारक होता है, ईप्सिततम सबसे ज्यादा इच्छित, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है और जहां कर्म संज्ञा होती है उसमें विभक्ति द्वितीय होती है। तो भक्त भजन कर रहा है और भजते समय उसका इच्छित कौन, इच्छित यानी ईप्सिततम सबसे ज्यादा इच्छित कौन है, तो सबसे ज्यादा इच्छित तो हरि है, क्योंकि हरि का भजन कर रहा है। तो मित्रों इसलिए इस हरि शब्द में जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, द्वितीय होगी। और द्वितीय होगी तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, हरिम बनेगा। इसका रूप क्या बनेगा, हरिम बनेगा। तो वाक्य बन जाएगा भक्तः हरिम भजते। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक एक चीज का ध्यान रखना है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। हो सकता है उसके जज्जा यही पूछ ले कि भक्त हरिम भजते वाक्य में कर्म संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो सूत्र भी तो याद होना चाहिए, कर्तुरीप्सिततमम कर्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम सब दूध पीते हैं, इससे बढ़िया क्या वाक्य होगा, देखो दूध पियो, सरल वाक्य है ना। और संस्कृत अनुवाद भी कर दो, हम सब क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। तो वाक्य क्या होगा, अनुवाद क्या होगा, करो जल्दी आंसर दो। 13वें में अवसदम, अस्माभि दुग्धम पिबन्ति, वयम दुग्धम पिबामः, वयम दुग्धम पिबन्ति और वयम दुग्धम पिबत। दो, जल्दी से आंसर दो, बताओ। अरे हम सबको क्या कहते हैं भैया, वयम कहते हो कि ना कहते हो। और वयम के अनुसार पीने के लिए धातु होती है भैया पा, कौन सी होती है, पा धातु होती है। और पा धातु का रूप कौन सा लगेगा,
क्योंकि कर्ता वयम है, इसका मतलब पा धातु का रूप लगेगा उत्तम पुरुष का बहुवचन। और उत्तम पुरुष का बहुवचन क्योंकि ये पीते हैं लट लकार है, तो हमें लट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप लगाना है। और उत्तम पुरुष बहुवचन रूप लगाएंगे तो बनेगा पिबामह। अब पीते समय इप्सितम कारक कौन? अरे इच्छित कारक क्या है? दूध है ना, तो द्वितीय लगाएंगे, सब में द्वितीय आ रही है, तो क्या बन जाएगा? वयम दुग्धम पिबामह। आंसर ब। ध्यान रखना, पिबंती प्रथम पुरुष का बहुवचन कर, पिबत मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और अस्माभि ये तो कर्मवाच्य में बनता है, तृतीया है, वैसे कर्ता तृतीया में थोड़ी जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कर्तृवाच्य में पूछा गया और क्रिया भी कर्तृवाच्य की है, तो इसलिए ये वाक्य भी सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ब। चलिए 14वां, राजा सिंहासन पर बैठता है। वाक्य का संस्कृत अनुवाद करिए। राजा सिंहासन पर बैठता है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद करिए। ऐसा वाक्य आ चुका था पहले। राम कुर्सी पर बैठता है। अरे पहले हमने राम को कुर्सी पे बैठा दिया, अब राजा को सिंहासन पे बैठा दिया। अगर आपको पता है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन से सूत्र से होता है, तो आप बना लेंगे। नहीं तो भैया नहीं बनने वाला। जल्दी से बताओ, सूत्र मैं लिख देता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो सूत्र है अधिसिंग स्थासाम कर्म। सूत्र ये है, आप बार बार इसका अभ्यास कर चुके हैं। बैठने के लिए आस धातु होती है, तो यानी आपको क्रिया बनानी है अधि प्लस आस, और आस धातु का रूप बनता है प्रथम पुरुष का एक वचन आस्ते, यानी आपकी क्रिया बन गई क्या? अध्यास्ते। और आप जानते हैं इस सूत्र के अनुसार जो आधार होगा, क्या होगा भैया? आधार होगा, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। और जब उसकी कर्म संज्ञा होगी तो उसमें विभक्ति कौन सी रहेगी? द्वितीया रहेगी। द्वितीया रहेगी तो किसमें कहां बैठ रहा है? सिंहासन पर बैठ रहा है। इसका मतलब सिंहासन शब्द में द्वितीया हो जाएगी और ये बन जाएगा सिंहासनम अध्यास्ते। कौन बैठा? राजा बैठा। राजा को आप वाक्य में नृपः दे रखा है, इसलिए हम नृपः का ही प्रयोग करेंगे। नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। वाक्य ब जो है वो बिल्कुल सही है। अब एक प्रश्न मन में आ सकता है कि साहब पिछले वाला जो वाक्य था कुर्सी पर बैठने वाला, उसमें तो दोनों बनाए थे आपने, सप्तमी का प्रयोग भी किया था और द्वितीय का प्रयोग भी किया था। मित्रों वहां एक ऑप्शन और भी तो था, द अब दोनों इस तरीके से। यहां देखिए आस्ते के साथ में आदि उपसर्ग नहीं है, तो आदि उपसर्ग नहीं है, इस स्थिति में जो आधार है इस आधार में होनी चाहिए थी सप्तमी। जब आस्ते क्रिया आएगी तो इसके साथ आधार में होगी कौन सी? सप्तमी। लेकिन यहां तो द्वितीया दे रखी है, ये नहीं होगा। यहां सप्तमी दी लेकिन अध्यास्ते दे दिया, तो अध्यास्ते दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यास्ते के साथ में तो कौन सी होगी? द्वितीया होगी। अध्यास्ते के साथ में तो द्वितीया होगी और आस्ते के साथ में जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? सप्तमी होगी। तो और सिंहासनस्य तो षष्ठी हो ही नहीं सकती, दो ही विभक्तियां हो सकती हैं। तो इसका वैकल्पिक रूप क्या बन सकता था? इसका वैकल्पिक रूप बन सकता था मित्रों नृपः सिंहासने आस्ते। नृपः सिंहासने आस्ते, यही इसका वैकल्पिक रूप बन सकता था। ठीक, लेकिन वहां पर क्या हुआ? आस्ते तो आया पर द्वितीय दे रखी, और हमें कौन सी चाहिए थी? हमें यहां पर चाहिए थी मित्रों सप्तमी, क्योंकि ये आधार है और आधार की अधिकरण संज्ञा होकर के विभक्ति सप्तमी हो जाती है। द्वितीय का प्रयोग नहीं होता। द्वितीय का प्रयोग तभी होता है जब जो आस धातु है उसके साथ में अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा हो, इस सूत्र के अनुसार, यानी उपसर्गों के साथ ही द्वितीय का प्रयोग होगा। आइए मित्रों 15वां प्रश्न, वह सन्मार्ग पर प्रवेश करता है। वह सन्मार्ग पर प्रवेश करता है। मित्रों 15 वाक्य हुए हैं, 15वां वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य, आंसर दीजिए।
स सन्मार्गे अभिनिवेशते, ब स सन्मार्गाय अभिनिवेशते, स सन्मार्गात अभिनिवेशते और द स सन्मार्गम अभिनिवेशते। कौन सा ऑप्शन है? आंसर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए आज का आखिरी प्रश्न है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बहुत अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसको यानी द्वितीय विभक्ति को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आज 30 का तड़का में जो द्वितीय विभक्ति का पहला पार्ट है उसका आखिरी क्वेश्चन है, बाकी 16 से 30 तक के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसलिए कहता हूं ना हमेशा, अंत भला तो सब भला। तो जल्दी से क्या करो, इसका आंसर दो और उसके बाद में मुझे बताओ कि 15 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, 15 में से कितने सही हुए हैं? वह सह प्रवेश करता है, सभी में एक ही क्रिया है, अभिनिविशते। तो अब क्या? तो अब यह है मित्रों कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र है मित्रों अभिनिविशश्च, अर्थात अभि उपसर्ग प्लस नी उपसर्ग प्लस विष धातु आ जाए, अभि उपसर्ग, नी उपसर्ग और विष धातु आ जाए, तो फिर जो यहां आधार है, क्या है? आधार। आधार की मित्रों कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति कौन सी रहेगी? द्वितीय रहेगी। तो यहां कर्म संज्ञा होने के कारण विभक्ति कौन सी रहेगी? द्वितीय रहेगी। और द्वितीय रहेगी तो बन जाएगा सन्मार्गम। ध्यान रखना, विष धातु के पहले अभि और नी दोनों उपसर्ग एक साथ आने चाहिए। केवल अभि नहीं, केवल नी नहीं, अभि और नी दोनों एक साथ आए हुए हो और विष धातु का प्रयोग हो रखा हो, तब ही यह संभव है कि यहां विभक्ति कौन सी हो जाए? द्वितीय हो जाए। तो आंसर रहेगा सह सन्मार्गम अभिनिवेशते। आंसर द जो है वो आपका सही है। तो अब मुझे क्या करोगे? जल्दी से बताओगे कि 15 में से किसके 15 में से 15 सही है, वो बधाई का पात्र है। तो अपने अपने जल्दी से आंसर बताओ मुझे, कुल आंसर कितने हुए कमेंट करो। और हाँ, इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो संस्कृत सानिध्यम पर। इतना अभ्यास करा दूंगा आपका कि आप परफेक्ट, मैं आपके लेवल से चलूंगा। मुझे ये बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं आपको ऊट पटांग वाक्य लेकर के तनाव दूं, प्रताड़ित करूं या आपका मोरल डाउन करूं। मैं सिर्फ आपको आपके स्तर पर रखना चाहता हूं, जहां जब तक हम सामान्य वाक्य का अनुवाद नहीं सीखेंगे, हम बंदर लटक लटक के जामुन नहीं खिला सकते यार बंदर को। वो जब खाएगा तब देखेंगे, फिलहाल तो इन वाक्यों का अनुवाद सीख लो। ठीक है, तो मित्रों आपके आंसर्स मेरी और आपकी दोनों की प्रेरणा बनेंगे, इसलिए आंसर जरूर बताइए। और हाँ, अगला पार्ट, अगला वीडियो जरूर देखिएगा कि द्वितीय विभक्ति के जो बाकी सूत्र रह गए उनके वाक्य आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए, अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।